बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरसलान इनायत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश और रामा अकेडमी। इस चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं और जिन दोस्त अब आपने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया कोर्स। इस कोर्स के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि पैसिव वॉइस टेंसेस क्या होते हैं। पैसिव वॉइस टेंसेस डेली लाइफ की कन्वर्सेशन के अंदर एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इस किरदार को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप पैसिव वॉइस टेंसेस के बेसिक्स को समझें और इनके इस्तेमाल को समझें। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हमारे इस कोर्स के साथ जुड़े रहिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस कोर्स के मुतल्लक आने वाली तमाम नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए चलते हैं हम पैसिव वॉइस टेंसेस के पहले लेसन की तरफ। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि पैसिव वॉइस टेंसेस होते क्या हैं और इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये क्या रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर पैसिव वॉइस टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। In English grammar, the passive voice is a sentence construction in which the subject is the recipient of the action expressed by the verb. ये एक लाइन जो है ये बहुत समझने के लायक है। अमूमी तौर पर एक गलत कंसेप्ट दिया जाता है कि जब आपने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है हम उसको क्या करते हैं उठाकर शुरू में ले आते हैं। और बाज़ लोग तो यहाँ तक भी बताते हैं कि वो जो हम ऑब्जेक्ट उठाकर शुरू में ले आते हैं और जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि लोग उसको ऑब्जेक्ट ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम एंड वाले ऑब्जेक्ट को उठाकर शुरू में ले आते हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो एक्टिव वॉइस टेंसेस के अंदर आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट उठाकर शुरू में लेकर आया जाए तो वो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा बल्कि वो सब्जेक्ट बन जाएगा। Which the subject is the recipient of the action expressed by the verb। यानी कि जो एक्शन वर्ब के जरिए हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं वो क्या होता है, सब्जेक्ट जो है वो रेसिपिएंट बन जाता है, यानी कि उसके ऊपर वो परफॉर्म हो रहा होता है। जो सब्जेक्ट होता है जिसको हम बाई लगाकर जाहिर करते हैं उसको अमूमी तौर पर लोग जब सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो उसको एंड के ऊपर लेकर जाकर सब्जेक्ट ही लिख देते हैं। वो सब्जेक्ट नहीं रहता, वो हमारा तब एक्टर बन जाता है। क्योंकि हम जब भी इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इंग्लिश ग्रामर का जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन रूल है वो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये ऐसा कैसे मुमकिन है कि जब आप सब्जेक्ट को उठाकर बाई की बात लगाते हैं तो वो वहां पर भी जाकर आपका सब्जेक्ट रहता है, जबकि ग्रामर की रो से तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए क्योंकि सबसे आखिर में हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो वो वहां पर ना तो ऑब्जेक्ट जाकर बनता है ना ही वो सब्जेक्ट बनता है, बल्कि वो हमारा एक्टिव बन जाता है। एक्टिव कहते हैं कि काम करने वाले को, एक्ट करने वाले को कहा जाता है। तो इसलिए क्या है, विच द सब्जेक्ट इज द रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। वर्ब के जरिए जो भी एक्शन परफॉर्म किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, हमारा सब्जेक्ट उसका क्या होता है, रेसिपिएंट होता है, उसका वसूल करने वाला होता है, उसके ऊपर काम होता है, रेदर देन द परफॉर्मर ऑफ द एक्टिव वॉइस के अंदर हमारे पास परफॉर्मर होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या हूँ, परफॉर्मर हूँ। लेकिन अगर आपको कहा जाए आपको पढ़ाया गया, ठीक है, आपको पढ़ाया गया, यू वर टॉट, ठीक है, आपको पढ़ाया गया, तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट है, रेसिपिएंट है, टॉट पढ़ाने का जो एक्शन है वो आपके लिए हो रहा है, वो आप रिसीव कर रहे हैं, इसलिए इसके अंदर परफॉर्मर नहीं होता बल्कि रेसिपिएंट होता है। सबसे the passive voice is performed using the auxiliary verb be and the past participle of the main verb। इस बात को हम वन बाय वन तमाम पैसिव वॉइस टेंसेस के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं कि बी क्या होता है तो ये समझना मुश्किल हो जाएगा, और बी तमाम के तमाम टेंसेस के अंदर यही इस्तेमाल होता है, ये बात भी समझना मुश्किल हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम आगे वन बाय वन अपने
टेंसेस को डिस्कस करते जाएंगे तो हम उसके अंदर ये भी डिस्कस करते जाएंगे कि उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है। हाँ, एक और बात वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब, यानी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म पैसिव वॉइस के जितने भी टेंसेस हैं उन तमाम के तमाम टेंस के अंदर वर्ब की तीसरी फॉर्म ही इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर एक्टिव वॉइस वाला हिसाब नहीं है कि हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब और है, पास्ट इंडेफिनिट की और है, इसी तरह कंटिन्यूस टेंसेस, परफेक्ट के टेंसेस और परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंसेस, तमाम के तमाम टेंसेस की हमारे पास वर्ब अलग-अलग होती हैं, लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो भी टेंस होगा उसके अंदर हम वर्ब कौन से इस्तेमाल करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि पैसिव वॉइस के अंदर हमारे पास टेंसेस होते कौन कौन। एक्टिव वॉइस में हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसी तरह इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस के आगे तीन तीन उनके जमानों के लिहाज से होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर आकर ये कम हो जाते हैं, इनकी तादाद 8 रह जाती है। इसमें पहला टेंस होता है प्रेजेंट सिंपल। इसकी आगे एग्जांपल दी हुई है, द माउस इज कॉट बाय द कैट। ठीक है, माउस जो है वो कैट से पकड़ा गया। इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट माउस इज द रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन। माउस क्या है, ये हमारा रेसिपिएंट है ऑफ द एक्शन कॉट का, विच इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द कैट। कैट यहाँ पर हमारी क्या है, परफॉर्म, एक्टेड है ये। दूसरा हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, द माउस इज बीइंग कॉट बाय द कैट। ठीक है, तो माउस जो है वो बिल्ली से पकड़ा जा रहा है। तीसरा नंबर पर है प्रेजेंट परफेक्ट, द माउस हैज बीन कॉट बाय द कैट। इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट माउस इज द रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन बीन कॉट which has been completed by the cat at some point in the past। माजी के अंदर कोई काम हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट, माजी के अंदर कोई काम हुआ, बिल्ली ने वो काम कंप्लीट किया और चूहे के ऊपर वो काम परफॉर्म हुआ, कंप्लीट हुआ। उसके बाद है पास्ट सिंपल, द माउस वाज कॉट बाय द कैट। नंबर 5 पर हमारे पास आ जाता है पास्ट कंटिन्यूस, द माउस वाज बीइंग कॉट बाय द कैट। In this sentence, the subject mouse is the recipient of the action being caught, which was being performed by the cat at a specific time in the past। नंबर 6 पर हमारे पास है past perfect, नंबर 7 पर फ्यूचर सिंपल, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस एंड सबसे आखिर में हमारे पास आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट। ये नंबर 8 के ऊपर जो फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस दिया हुआ है, ये अमूमी तौर पर हम इस्तेमाल नहीं करते, इसको हम डिस्कस भी नहीं करेंगे क्योंकि ये हिस्सा नहीं है, इसका टेंस बनाना भी मुश्किल है, बिल्कुल इस्तेमाल होता ही नहीं है, कहीं शाज़ नादर आपको नज़र आएगा, अदरवाइज ढूंढने से भी ये मुश्किल मिलता है। तो हमारे पास तकरीबन 8 टेंसेस होते हैं वाइज के अंदर। इन तमाम टेंसेस को हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। लेसन और कोर्स मुकम्मल सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऊपर कर लें ताकि आपको आने वाले तमाम लेसन के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का अपना लेसन हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।